जो पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है या फिर जिसने अपने पति पे झूठे केस दर्ज करवा रखे उसको बच्चों की कस्टडी नहीं मिलेगी, ऐसा कोर्ट का यह आदेश कह रहा है। आदेश अभी का है 23 जनवरी 2026 का है। और यहां पे उस मां के ऊपर, उस पत्नी के ऊपर 7 कंडीशन भी कोर्ट ने लगा दिए। क्या ये कंडीशन, सारी बातें जानते हैं और कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया वो भी आपको बताता हूं। देखो स्टार्टिंग से हुआ क्या, इस केस के अंदर जो अपील करता है वो मां है, यानी कि वो पत्नी है। उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि फैमिली कोर्ट ने जो है दोनों बच्चों की, इस केस में 2 बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनकी कस्टडी जो एक पिता को दे दी। भाई आप रखो। क्यों रखो, क्योंकि वो मां जो थी अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी। अब इसमें अपील करता जो वो मां है। देखो अपील करता पत्नी यानी कि माता द्वारा दायर की गई है, जिसमें पटियाला हाउस जो कि नई दिल्ली के अंदर एक फैमिली कोर्ट है, उसका एक आदेश था 2024 का। उस आदेश में क्या था कि दोनों जो नाबालिग बच्चे हैं, एक की उम्र 12 साल है, एक की 6 साल है, वो किसको सौंपे जाए, वो पिता को सौंपे जाए। तो अब इसने अपील लगाई है, भाई मेरे को भी तो कस्टडी दो मेरे बच्चों की। लेकिन कोर्ट ने मना क्यों किया वो हम देख लेते हैं आगे। अब आगे हुआ क्या, यहां पे इनका मैटर बता दिया कि दोनों का जो है संक्षेप में मैटर है क्या। दोनों की शादी 2011 में हुई थी। एक बच्चे का जन्म 2013 में हुआ था, एक बच्चे का जन्म 2019 में हुआ था। 2018 में वो जो है कार्यस्थल जाने के बहाने वो जो है घर छोड़ के चली गई। और जो एक नाबालिग बच्चा था ना जिसका जन्म 2013 में हुआ था, उस नाबालिग बेटे को वहीं छोड़ के चली गई, यानी कि अकेली वो है घर छोड़ के चली गई, उस नाबालिग बेटे को भी छोड़ के। उसके बाद में वो दोबारा आई 9/9/2018 को वापिस आई, और उसके बाद जो है उस नाबालिग बेटे को जो है वो फिर लेके चली गई। अब बच्चा उसके पास में। उसके बाद में 2019 में एक बच्चा पैदा और हुआ, वो भी उसी के पास में है। वो जाने के बाद में उसने आरोप लगाया था कि भाई मेरे साथ है ना उस घर में मार पिटाई होती थी, मेरे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार उत्पीड़न मेरे साथ होता था। इसलिए उसने क्या दर्ज करवा दी, 498A और 506 का मुकदमा दर्ज करवा दिया कि भाई मैं घर छोड़ के इसलिए आई थी क्योंकि उस घर में मेरे साथ मार पिटाई और दहेज वगैरह ये सारी चीजें जो है होती है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो 498 का जो मामला है और 506 का जो मामला है, उक्त आपराधिक कार्रवाई बाद में योग्यताहीन पाई गई। वो मामला जो है ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा पाया गया। यानी कि वो जो है अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी, उसके साथ में किसी तरह का उत्पीड़न नहीं हुआ है। ये देखो जजमेंट कह रही है। वो बाद में क्या पाया गया, योग्यताहीन पाई गई। और इसके बाद जब उस पिता ने, उस पति ने बच्चों की कस्टडी के लिए परिवारिक न्यायालय में, इसमें पटियाला हाउस के अंदर एप्लीकेशन लगाई, तो कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया कि दोनों बच्चों की कस्टडी जो है वो एक पिता को दे दी जाए। अब ऐसे में अब अपील करता पत्नी को क्या क्या आदेश कोर्ट ने दिए। देखो जिसको इससे चाइल्ड रिलेटेड केस से कुछ भी अगर पढ़ना हो तो इस जजमेंट में पढ़ लेना। पूरी जजमेंट ये चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड ही है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट जो है इसके अंदर दिशा निर्देश बता देता हूँ। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे 7 चीजें जो है कोर्ट ने डिसाइड की है। देखो 7 बातें बता दी। उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में हम मुकदमे का निष्कर्ष जो है नियमानुसार करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज बताई है। और यहां तक की जानकारी अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब आप इसको जरूर कर लें। देखो 7 कंडीशनें रखी क्या है। हमारा मानना है कि इस मामले में टेंडर्स ईयर डॉक्ट्रिन, हमारा मानना है कि इस मामले में टेंडर ईयर्स डॉक्ट्रिन को निर्णायक सिद्धांत के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। अब ये क्या सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जो नाबालिग बच्चे होता है ना, वो नाबालिग बच्चे पहले मां को दिए जाए इस सिद्धांत के तहत में। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाए, मां को दी जाए। कि बच्चे जो है भाई बोलते हैं ना कि जैसे कोर्ट, ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत के तहत में कोर्ट का डिसीजन पहले मां के हक में होना चाहिए। बच्चे चाइल्ड कस्टडी के केस में इस सिद्धांत के तहत में कि बच्चे जो है मां को दिए जाए, मां अच्छे से संभाल सकती है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा है, निर्णायक सिद्धांत के रूप में लागू नहीं किया जा, पर इस केस में इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम मां को नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, आगे देखते हैं। और अभिरक्षा का मुद्दा अनिवार्य रूप से बच्चों के सर्वोत्तम हित और सर्वोपरि मानते हुए तय किया जाना चाहिए। अब ये जो सिद्धांत है टेंडर्स ईयर ऑफ डॉक्ट्रिन वाला, इसके अंदर जो होता है वो मां को प्रायोरिटी दी जाती है कि भाई बच्चों को मां को दे दो। लेकिन इस केस में हम इस सिद्धांत को लागू नहीं कर रहे हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि बच्चे किसके साथ खुश हैं, बच्चों का जो जीवन जो है वो पिता के साथ अच्छा होने वाला है कि मां के साथ अच्छा होने वाला है, हम उसके ऊपर जो है चल रहे हैं। संथांतरण यानी कि ट्रांसफर की मांग वाली जो अर्जी है वो खारिज की जाती है। मुकदमा जो ट्रांसफर करने वाली जो है खारिज किए जाते हैं। और यह निर्देश दिया जाता है कि बच्चों को भारतीय न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। जो बच्चे जो हैं उनको आउट ऑफ इंडिया नहीं लेके जाएगा पिता, ठीक है। और यहाँ पे जो माँ ने जो मामला ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन लगाई है उसको खारिज कर दिया है, क्योंकि ये मामला जो था वो पश्चिमी बंगाल में रहती थी मदर, और ये मैटर जो है दिल्ली के अंदर है, तो वो आउट ऑफ इंडिया जो है बच्चों को नहीं लेके जा सकता है। आगे बता दिया, बच्चों के कल्याण और सर्वोत्तम हित को
सर्वोपरि मानते हुए और भाई बहनों के बीच एकता, भावनात्मक निरंतरता और संतुलित माता पिता की उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम निर्देश देते हैं कि दोनों नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा प्रतिवादी पिता को सौंप दी जाए। तो जो दोनों भाई बहन हैं वो एक साथ रहें, पिता को क्या है उनकी कस्टडी सौंप दी जाए। ये जो है हाई कोर्ट का भी यही डिसीजन है कि भाई हम भी चाहते हैं कि भाई पिता को जो है दोनों बच्चों की कस्टडी मिल जाए और वो भाई बहन जो वो एक साथ रहें, क्योंकि माँ का शायद लगाव नहीं होगा, जैसे हम ऊपर देख चुके हैं वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है और ऊपर से फिर जो है झूठे केस वगैरह भी। हम संतुष्ट हैं, कोर्ट कहती है कि हम संतुष्ट हैं कि भाई बहनों को अलग करना उनके समग्र विकास और भावनात्मक कल्याण के लिए हानिकारक होगा। तो अगर भाई बहन एक साथ रहेंगे तो हम खुश हैं, और वो अलग अलग रहेंगे तो फिर जो है वो भावनात्मक खत्म ही हो जाएगा ना, भाई बहन वाला प्यार ही खत्म हो जाएगा। प्रतिवादी पिता की देखरेख में उनका संयुक्त पालन पोषण उनके दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक, नैतिक और भावनात्मक विकास के लिए सर्वोत्तम होगा। साथ ही माता पिता के लंबे समय तक अलगाव के प्रतिकूल प्रभाव को भी रोकेगा। अब यहाँ पे एक चीज और बताइए, अगर बच्चे साथ रहेंगे पिता के तो माता पिता के लंबे समय तक अलगाव के प्रतिकूल प्रभावों को भी रोकेगा। क्या पता दोनों मियाँ बीवी की दोबारा से बन जाए बच्चों को देखते हुए, क्योंकि दोनों बच्चे पिता के पास रह रहे हैं और वो 3 लोग एक साथ रह रहे हैं। अब पत्नी जो वो नाराज है वो अलग रह रही है, क्या पता उन दोनों की फिर जो दोबारा भाई बच्चों से बात करते टाइम हो ही जाता है ना, तो क्या पता दोबारा एक हो जाए। हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान निर्णय केवल अभिरक्षण के मुद्दे तक ही सीमित नहीं है। यदि कोई भी पक्ष मुलाकात या संपर्क व्यवस्था के निर्माण, संशोधन या परिवर्तन की मांग करता है, जिसमें शारीरिक मुलाकातें, टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बातचीत या छुट्टियां या विशेष अवसरों के दौरान अंतरिम अभिरक्षा शामिल है, तो संबंधित पक्ष माननीय पारिवारिक न्यायालय से संपर्क कर सकता है। यानी कि कस्टडी आ गई पिता के पास में। अगर मम्मी चाहती है कि भाई मैं मेरे बच्चों से मिलूं, मेरे को विजिटिंग राइट दिया जाए या मेरे वीडियो कॉल पे बात करवाई जाए, तो इसके लिए वो फैमिली कोर्ट में क्या कर सकती है, एप्लीकेशन लगा सकती है। ये जो डिसीजन है ये उस माँ को इसलिए नहीं रोकता है कि अब वो अपने बच्चों से मिल ही नहीं सकती, वो मिल सकती है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, मेरे को विजिटिंग राइट दिए जाए, जो ऐसे अनुरोधों पर स्वतंत्र रूप से विचार करेगा और बच्चों के कल्याण और सर्वोत्तम हितों को सर्वोपरि मानते हुए कानून के अनुसार उचित निर्देश पारित करेगा। अब आगे उसको हफ्ते में कितने दिन मिलने की अनुमति दी जाएगी, 15 दिन में कितनी, या फिर महीने में कितनी बार वीडियो कॉलिंग, ये सब डिसाइड कौन करेगा, ये फैमिली कोर्ट डिसाइड करेगी। प्रतिवादी पिता को बच्चों की अभिरक्षा सौंपे जाने का अर्थ अपीलकर्ता माता की भूमिका का उत्तरदायित्व को कम करना नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमने बच्चों की कस्टडी अगर एक पिता को दे दी तो भाई माँ की अब जिम्मेदारी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। इसके विपरीत उनकी घोषित वित्तीय क्षमता और बच्चों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए उनसे अपेक्षा की जाती है कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और समग्र विकास में सार्थक योगदान देना जारी रखे। यानी कि अब बच्चे पिता के पास में हैं, इसका मतलब ये है नहीं कि माँ की जिम्मेदारी खत्म हो गई। माँ को भी क्या करना चाहिए, उनकी शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य में जो भी उससे होता है वो क्या करना चाहिए, विकास के सार्थक योगदान, उसको योगदान देना चाहिए। यह योगदान जिम्मेदार सहपालक का एक अभियंग है और शारीरिक अभिरक्षा से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अगली शर्त बता दी, माता पिता के बीच के संबंधों, विशेष रूप से पिता और पुत्र के बीच के कर्मिक पुनर्स्थापना और सुदृष्टिकरण को सुनिश्चित करने के लिए हम निर्देश देते हैं कि बच्चे किसी प्रतिष्ठित संस्थान में योग्य पेशेवरों की देखरेख में परामर्श प्राप्त करना जारी रखेंगे, और जिसका चयन प्रतिवादी पिता द्वारा अभिरक्षा माता के परामर्श से किया जा सकता है। कोई भी ऐसी संस्थान है बच्चों के कल्याण के लिए, वहां पे इनकी देखरेख जो है वो जारी रहेगी। हम इस बात पर जोर देते हैं कि दोनों माता पिता यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को दूसरे माता पिता के प्रति शत्रुता यानी कि दुश्मनी, अपमान या भावनात्मक दबाव से पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। इसका मतलब होता है माइंड वॉश। कई बार क्या होता है, अगर एक पार्टनर के पास अगर बच्चे आ गए तो दूसरा पार्टनर क्या करता है, माइंड वॉश करना स्टार्ट कर देता है, तुम्हारी माँ ऐसी है, वो गंदी लेडीज़ है, ये है वो है। या फिर अगर मम्मी के पास बच्चे चले गए तो वो पिता के प्रति जो है दुश्मनी, ऐसे बहुत मतलब ऐसे माइंड वॉश कर देती है कि बच्चों को अपने पिता से नफरत हो जाती है। एक केस था अभी थोड़े दिन पहले ही, तो उस केस में वो माँ जो थी उसने वो जो उनका जो रियल पिता था उस पिता के बारे में कहती है कि ये अंकल है, ये अंकल है। अब बच्चे जो है उसको फिर जो है वो हर रोज़ दिखाते कि ये अपने अंकल है, ये आपके अंकल है, ये आपके अंकल है। तो वो जब अपने पिता से जब मिलने आते तो उनको पापा कहने के बजाय अंकल कहने लग गए। तो इतना माइंड वॉश कर दिया था उस लेडीज़ ने अपने बच्चों का। फिर कोर्ट ने उसको डांटा, उस लेडीज़ को, कि ये क्या ड्रामा चल रहा है, ये पिता है। और जो उस लेडीज़ का जिसके साथ अफेयर था
वो उसको पापा कहलवाती थी, ये तुम्हारा पापा है, जो रियल पापा था उसको अंकल कहलवाती थी। इतना बच्चों का माइंड वॉश कर दिया था। ऐसा माइंड वॉश नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रही है कोर्ट यहाँ पे। ये 7 शर्तें यहाँ पे बता दी है और ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है 23 जनवरी 2026 का। तो अगर आपके केस में भी ऐसा कुछ हुआ है कि भाई कोई अपनी मर्जी से घर छोड़ के गया है, या काफ़ी सारे ऐसे भी मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं, वो बच्चे ही छोड़ के चले जाते हैं। कोई माँ जो है, कोई भी पत्नी जो है, नाराज़ होगी, बच्चे बोले संभाल अपने बच्चे, और वो चली। तो ऐसे में भी जो है चाइल्ड कस्टडी जो है फिर उसी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में तो चाइल्ड कस्टडी है ही। जिस माँ बाप के पास में बच्चे होते हैं उसको चाइल्ड कस्टडी नहीं लगानी पड़ती, दूसरे को लगानी पड़ती। काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं, सर मेरे पास बच्चे हैं, अगर वो मेरे बच्चे छीन के ले गए तो क्या मैं चाइल्ड कस्टडी लगा सकता हूँ? आपके पास तो है ही, उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि भाई दूसरा जो है वो अपने बच्चे को उठा के ले जाए, तो उसके ऊपर हम किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करवा दें? नहीं जी, माँ बाप के ऊपर किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज नहीं होता है। अगर कोई भी ऐसा माँ बाप है जो दूसरे पार्टनर से बिना पूछे अपने बच्चे को ले जाता है, वो किडनैपिंग का मुकदमा नहीं आता है। लेकिन प्रोसीजर यही है कि आप बच्चे उठाने की बजाय आप जो है चाइल्ड कस्टडी का केस लगा के वहाँ से बच्चे कस्टडी आप लीजिए। ठीक है, बाकी जैसा आप उचित समझे वैसा आप कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे आप इसको लाइक करें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। कोई और अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आप कमेंट करते हैं उसके रिप्लाई के लिए मैंने एक अलग से यूट्यूब पे ही चैनल बना रखा है, करंट ट्यूब शॉर्ट्स नाम से। और वहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके जो कमेंट आते हैं ना, उन कमेंट का जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसकी मैं एक 2 मिनट की वीडियो बना के वहाँ पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे आप देख लेना। करंट ट्यूब शॉर्ट्स नाम से एक चैनल है, वो मैं डाल भी दूंगा लिंक के अंदर। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना सोल्यूशन आप ले सकते हो। क्योंकि मेरे को पर्सनली ये लग रहा है कि अगर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कमेंट में ही दूंगा तो शायद आपको पूरी बातें या तो समझ में नहीं आएगी, या फिर क्या पता मैं आपको ना समझा पाऊँ। इसलिए मैं एक 1.5 मिनट की वीडियो बना के वहाँ डाल देता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आपका क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाए। थैंक यू भाई।